कल हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था, क्वेश्चंस भी कर लिए थे उसके। आज हम कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सबको स्क्रीन और मेरी आवाज क्लियरली पता चल रही है? एक बार यस लिख दो यस चैट सर। बॉक्स में। यस सर। वॉइस क्लियर है? ओके ठीक है। यस सर। चलो ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन होती है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमारे पास होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। इसमें एन कैप आता है वो बताता हूँ मैं अभी। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, and n cap is the direction decided by right hand rule। ठीक है, तो a क्रॉस b होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप, उसके साथ एक n कैप जरूर लगाना है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है, ऐसे इस डायरेक्शन में है हमारे पास a वेक्टर और इस डायरेक्शन में हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपका किस किस अब राइट हैंड रूल से आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को क्रॉस करो ए से बी की डायरेक्शन में। तो ए से बी की डायरेक्शन में जाओगे तो जो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा, थंब ऊपर को जाएगा ना, तो ए से बी की डायरेक्शन में जाओगे तो थंब ऊपर को जाएगा, वो आपका एन कैप होगा। तो जैसे मान लो हमारे जैसे आप फिंगर्स जो हैं आपके जैसे ऐसे फोल्ड होंगे, ये राइट हैंड है, ठीक है, तो आपका थंब ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहे हो सब लोग? तो ऐसे ये जैसे हमारे फिंगर्स जा रहे हैं मान लो हमारे हैंड के, और जो हमारा थंब है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। मान लो ये हमारा थंब है तो ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको क्या करना है, ए से बी की डायरेक्शन में जाओगे तो आपका ए क्रॉस बी किधर को जाएगा, अपवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन। तो आउट ऑफ द प्लेन अपवर्ड जाएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो होता है ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। मतलब आप ऐसा सोचो कि अभी जो कॉपी है उसके परपेंडिकुलर आएगा ये, तो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, आउट ऑफ द प्लेन भी है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की उसको हम बोल रहे हैं एन कैप। इसके अलावा अगर यूनिट वेक्टर लेते हैं तो वो एन कैप आ जाएगा। इसको अब वेक्टर क्यों बोला जाता है? जैसे डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर बोलते थे, तो इसको वेक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो क्वांटिटी जो इसकी आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है, वेक्टर आ रही है। ठीक है, एज आउटपुट इज वेक्टर मींस वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। दिस इंप्लाइज वी कॉल इट वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है जी, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि ए और बी हमारे दूसरे ऑर्डर में है, जैसे ऐसा है, ये ए है हमारा और ये बी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप अब ए क्रॉस बी जाओगे तो आपको जो हैंड है वो अपना उल्टा रखना पड़ेगा। मतलब सीधे से नहीं आएगा ना, सीधे से आएगा तो वो उल्टा ऐसा नहीं आएगा, इधर को नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, इस डायरेक्शन को गए। ठीक है, तो ए से बी की डायरेक्शन में जाना है जो मतलब नियरेस्ट डायरेक्शन है। तो इस केस में जैसे आप इधर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गए थे, इधर एंटी क्लॉकवाइज गए थे, इधर आप कैसे जाओगे, आप इधर को मूव करोगे ए से बी की डायरेक्शन में। जब ए से बी की डायरेक्शन में करोगे तो आपका इस केस में जो हैंड बनेगा वो ऐसा बनेगा ना, आपके फिंगर्स ऐसे जाएंगे उल्टे, मतलब ये उल्टा हैंड बनेगा आपका, आपके फिंगर्स ऐसे जाएंगे। ठीक है, और आपका थंब ऐसे फिर नीचे को जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ऐसा मान लो ये हमारे फिंगर्स हैं। ठीक है, ऐसे समझ आ गया होगा ये तो, मेरे को लगता है सबको। राइट हैंड ऐसे हमारे फिंगर्स जा रहे हैं, मतलब अब आपका हैंड उल्टा है, ऐसे है। ठीक है, इधर से आपका हैंड आ रहा है, आप उल्टा हैंड जाएगा ए से बी की डायरेक्शन में, तो ए क्रॉस बी आपका कहाँ को जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, तो इधर को जाएगा ए क्रॉस बी इनटू द प्लेन। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम आउट ऑफ द प्लेन को ऐसे डॉट से भी डिनोट करते हैं। ठीक है जी, चलो ये क्लियर हो गया आपको सबको, यहाँ तक क्लियर है? डायरेक्शन क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है डायरेक्शन में?
एक बार ऑल क्लियर कर दो अगर डायरेक्शन क्लियर है सब लोगों को। राइट से लेफ्ट से चेक नहीं करना है, राइट हैंड टूल से ही चेक करना है, राइट साइड से चेक। आप राइट हैंड उठाओ, राइट रिस्ट उठाओ और वहां से आपको ए से बी की डायरेक्शन में जाओगे तो ए क्रॉस बी मिलेगा थंब से, ठीक है। ऐसे इधर भी ए क्रॉस बी जाओगे तो नीचे जाएगा। जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो भी सेम रूल होता है, उसमें हम फिंगर्स से चेक करते हैं। अगर आपको फिजिक्स में लेफ्ट हैंड से बताया गया है तो अभी मैथ्स में हम राइट हैंड से चेक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पे। जैसे डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या थी कि ए का अगर आप बी के साथ डॉट लेते हो तो ए डॉट बी कैप गिव्स द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, अगर ए और बी का आप डॉट ले रहे हो तो बताया था ना, ए डॉट बी कैप गिव्स द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ऐसे ए क्रॉस बी का भी सिग्निफिकेंस है, वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें जो फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता है। मान लो ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। तो ए क्रॉस बी जो है इसकी वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कंटेन्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए क्रॉस बी हमें क्या बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है कंटेन्ड बाय द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ गए सब लोग। अच्छा, अब ये आता कैसे वो देख लेते हैं। तो ए और बी के बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो ये आपका एंगल थीटा है। तो ये वाली जो लेंथ होगी ये मॉड बी होगी, ये वाली लेंथ जो होगी ये मॉड ए होगी। तो आपने मान लो यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिर दिया, तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, मॉड बी कॉस थीटा। और ये लेंथ कितनी आएगी, मॉड बी साइन थीटा। ये लेंथ आएगी मॉड बी कॉस थीटा, ये वाली जो है इतनी लेंथ जो प्रोजेक्शन वाली है। और जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगी वो क्या आएगी, मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। एक्चुअली में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी डिसाइड करता है, ठीक है। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये आपने वहां पे भी देखा था एरिया वाले चैप्टर में कि भाई अबव एक्स एक्सिस आते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, बिलो एक्स एक्सिस आते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो दोनों तरफ हम मॉड ले लेंगे, उसमें एन कैप नहीं आएगा फिर, ठीक है। समझ आ गया सबको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी करके आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब ए क्रॉस बी आपको क्या बताएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताएगा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, ए और मान लो ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। अब आपने देखा था कि भाई ये पैरेललोग्राम बना रहा था ऐसे, आपने क्या किया, इसका एक डायगोनल बना दिया। अगर इसका एक डायगोनल बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, अब ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ए और बी वेक्टर से बना हुआ एक ट्राइंगल हो गया। अब इसका अगर मेरे को एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। समझ आ गया होगा सब लोगों को। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इस पे मॉड ले लेंगे, ठीक है। हाफ ऑफ ए क्रॉस बी क्यों किया, क्योंकि आपको पता है जो डायगोनल होता है ना पैरेललोग्राम का, वो इसको दो इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। समझ गए, या आप इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी बोल सकते हो। जो ये वाले दोनों ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट आते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट आते हैं, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और बीच वाली साइड कॉमन है, तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल एंगल साइड से भी कर सकते हो आप, समझ गए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो आएगा वो क्या आएगा, अब क्योंकि डायगोनल उसको दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है तो उसका पैरेललोग्राम के एरिया का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फ्री वेक्टर पता है, मतलब ट्राइंगल की साइड्स पता है, तो डायरेक्ट हाफ ए क्रॉस बी से आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। अगर अब आपको ना, यहाँ तो क्या था, ये फ्री वेक्टर दिए हुए थे, यहाँ साइड्स दी हुई थी। यहाँ जो साइड्स हैं
वो एक साइड है ए वेक्टर और एक साइड है बी वेक्टर, ठीक है। आपको बता रखा है कि ये डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में क्या दे रहा है। वो साइड भी दे सकता है, साइड को भी वेक्टर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और वर्टिसेस को भी वेक्टर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके अब हमें वर्टिसेस दे दिए। जैसे ये मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है। तो अब इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस ले लेंगे। अभी अभी हमने सीखा भाई, कभी भी जैसे एरिया पैरेललोग्राम निकालना है तो एक वेक्टर का क्रॉस दूसरे के साथ ले लो। अगर ट्राइंगल का निकालना है उसका हाफ कर दो। तो करते हैं इसका। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो इसके बराबर आएगा हाफ ऑफ, मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं ये वाला वेक्टर क्या हो गया, सी माइनस बी, सी माइनस बी। ये वाला वेक्टर इससे इसके डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो क्रॉस एरिया अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी। समझ आ गया होगा आप लोगों को। हाफ लगा दिया तो उससे क्या बनेगा, ये एरिया किसका बन जाएगा, ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, ठीक है। ये टर्म भी समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, एक चीज यहाँ पे प्रॉपर्टीज में वैसे आप पढ़ोगे वो यहाँ पे यूज हो रही है, देखना इधर स्टार्टिंग में। अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूँ वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसी में देखो, इस वाले डायग्राम में अगर ए क्रॉस बी देखोगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए देखोगे तो क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ए क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी जो है वो अपर डायरेक्शन में, बी क्रॉस ए जो आएगा वो क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होगा, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, माइनस बी क्रॉस ए। समझ आ गया। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरा बी क्रॉस बी जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो एक चीज ये लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो अगर आप इन दोनों को स्वैप करते हो तो एक नेगेटिव आगे चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है, मॉड बी मॉड ए साइन थीटा, ऐसा आएगा ना। लेफ्ट हैंड साइड में भी आएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, राइट हैंड साइड में भी आएगा मॉड बी मॉड ए साइन थीटा। अब नेगेटिव लगाने से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर को है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे को है, तो डायरेक्शन के लिए हमने नेगेटिव लगा रखा है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ बी क्रॉस बी तो ये जीरो के बराबर आता है। कैसे, ये वाली वैल्यू बनेगी मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, साइन जीरो, इसीलिए ये वाली वैल्यू जीरो के बराबर आएगी। तो अब क्या बन जाएगा, बी क्रॉस बी आपका क्या हो गया, जीरो, ये जीरो हो गया। ये क्या बनेगा, सी क्रॉस ए, हाँ इसको देखो आप, पहले तो इसको आप ए को आगे लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। इसमें बी को आगे लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, बी क्रॉस सी, और इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। आगे बात समझ में आ गई, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। कोई कंफ्यूजन, ऑल क्लियर कर दो। अगर कुछ भी डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर कर दो भाई सब लोग। हाँ,
चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये सारी चीजें आपको ना देखो, जैसे डॉट प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी ये सब ना ओरली याद कर लेनी है, मतलब ये इजी सा पार्ट है ये। और इसमें अगर आपको याद होगा ना तो आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे। जैसे अब ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ए क्रॉस भी हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, हाफ ए क्रॉस भी एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा। अगर उसके वर्टिसेस हैं तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए उसका एरिया देगा। तो इसमें अच्छी चीज क्या हुई, ऐसे आ गया ना, साइक्लिक ऑर्डर में चला, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो याद रखना भी आसान है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस है। बस इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये वर्टिसेस थे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब हमने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, जैसे कल हमने डॉट प्रोडक्ट में ही पढ़ा था। अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलो करते हैं। अब हमारे पास है कि मान लो एक ये ऐसा सर्कल है, सर्कल सा बना रहा हूं मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैंने आई कैप लिख दिया, यहाँ पे मैंने जे कैप लिख दिया, यहाँ पे मैंने के कैप लिख दिया। ये आपने फिजिक्स में भी हो सकता है पढ़ाओ। इसमें ऐसे याद रखना है कि क्रॉस लेते हैं ना तो आई क्रॉस जे। अब जैसे लॉजिकल तो ऐसा है कि हमारे पास ये आई कैप है, ठीक है, ये जे कैप है, ये दोनों मतलब सरफेस के ऊपर है अपने, मतलब जिस सरफेस पे मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर है आई और जे, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो आई क्रॉस जे करोगे तो के कैप किस डायरेक्शन में आएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसे। तो के कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब इसको ऐसे सोचो, आई क्रॉस जे आपका किसके बराबर बनेगा, के बराबर। जे क्रॉस के, अब देखो राइट हैंड रूल से जे क्रॉस के निकालो, तो जे क्रॉस के किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर। के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, जे के बराबर, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे जो होगा। अब यहां से देखो, अब आपको यहां से नहीं देखना है, यहां से मत देखो, यहां से देखो, इस सर्कल से, इससे आसान है। आई क्रॉस जे किसके बराबर आ जाएगा, के। आई से जे की डायरेक्शन में जाओ, क्या मिलेगा, के। ऐसे जे क्रॉस के किसके बराबर आएगा, जे से के की डायरेक्शन में जाओगे तो क्या मिलेगा, आई। फिर के से आई की डायरेक्शन में क्या मिलेगा, के क्रॉस आई किसके बराबर मिलेगा, जे। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जे के बराबर मिलेगा। समझ आ गया। ठीक है जी, अब उल्टा लिखते हैं। अब जे से आई की डायरेक्शन में जाओ। अब आप क्या करो, जे से आई की डायरेक्शन में जाओ, तो जे क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के। तो जे क्रॉस आई इज माइनस के। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इज माइनस जे। ठीक है, आई क्रॉस के इज माइनस जे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे तो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है ना ये क्लॉकवाइज बना रखा है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा। तो आई क्रॉस के इज माइनस जे, के क्रॉस जे इज, के क्रॉस जे इज माइनस आई। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये प्रॉपर्टी बताओ। ये क्लियर होगी, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ठीक है, तो आई क्रॉस जे के बराबर है, इसको सर्कल से याद रखना बड़ा आसान है। आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। अगर उल्टा चलोगे तो साइक्लिक ऑर्डर में ये पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऑर्डर में पॉजिटिव है, और एंटी क्लॉकवाइज में वो नेगेटिव आएगा साथ में। तो ये वैसे राइट हैंड रूल से डिसाइड कर रखा है, बट याद करने के लिए इस तरीके से ज्यादा आसान है। ठीक है, अब सेकंड आते हैं। अब मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर है मेरे पास, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ठीक है, अब मेरे पास क्या आएगा, मेरे को निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, बी वन बी टू बी थ्री। वैसे देखो डिटर्मिनेंट से ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ अभी, चलो रुको, पहले ए क्रॉस बी यहाँ से डिटर्मिनेंट से निकालना बताता हूँ पहले ना। तो ये तो सॉल्व करना आता है आपको। आई कैप किसके बराबर आएगा, इसके रो हटाते थे, इसका कॉलम हटाते थे, तो क्या वैल्यू आती थी, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। ठीक है, माइनस जे कैप, उसकी रो हटाओ, उसका कॉलम हटाओ, ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, प्लस के कैप, वो क्या आ जाएगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, समझ आ गई ये वाली बात। आई कैप के साथ क्या आएगा, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू,
माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस के कैप के साथ क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। समझ आ गई ये वाली बात? ठीक है। अब इसको लॉजिकली कैसे निकाला होगा? लॉजिकली तो ऐसे क्या होगा, देखो जब a का क्रॉस b के साथ लोगे तो इन दोनों को क्रॉस लेना है, तो पहले i का i के साथ क्रॉस जाएगा, तो i का i के साथ क्रॉस क्या होता है 0। अच्छा ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है। जैसे i क्रॉस i जो लेंगे वो 0 के बराबर आएगा, j क्रॉस j लोगे तो वो भी 0 के बराबर आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्रीज है। ठीक है। अब जैसे i का i के साथ क्रॉस लोगे तो 0 आएगा, फिर a1 b2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा a1 b2 i क्रॉस j, क्योंकि क्रॉस तो वेक्टर कैप के मतलब जो वेक्टर है उन्हीं के बीच में होगा ना, प्लस a1 b3 i क्रॉस k ऐसा आ जाएगा। तो i क्रॉस j जो है हमारा वो किसके बराबर है? i क्रॉस j हमारा जो है वो हो गया k के बराबर, तो i क्रॉस j इज k। अब देखो a1 b2 k के साथ आ रहा है, ये वाली टर्म देखो। अब i क्रॉस k जो है i क्रॉस k देखो, i क्रॉस k इज माइनस j, तो a1 b3 माइनस j आएगा। देखो इधर देखो, यहाँ पे देखो ये वाली टर्म a1 b3 माइनस जे, समझ रहे हो? तो उसी को थोड़ा शॉर्टकट में, अब ऐसा क्या होगा कि मेरे को भाई हर टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने देखा कि भाई ये डिटर्मिनेंट के सेम ही आ रहा है, तो इसको डिटर्मिनेंट से लिख देते हैं। ए क्रॉस भी निकालना आ गया सब लोगों को, समझ आ गया कैसे किया है? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी इज ए क्रॉस ए 0 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज ये बनेगा मॉड ए ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, साइन 0, तो ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये, अगर इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो आपका ए वेक्टर 0 होगा, दूसरा क्या मतलब है, या तो बी वेक्टर आपका 0 वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाए, क्योंकि मॉड ए मॉड भी साइन थीटा होता है ना, या थीटा 0 होगा। इसका क्या मतलब है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर और ए वेक्टर इज कोलिनियर विद बी वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी 0 हो रहा है तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ए वेक्टर 0 होगा, या बी वेक्टर 0 होगा, या ए और बी पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। आगे बात समझ में? सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, ए क्रॉस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो, मॉड बी मॉड ए, जो बी और ए के बीच का एंगल देखोगे तो आपको बी और बी से ए की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो बी से ए की डायरेक्शन में जाओगे तो वो 2 पाई माइनस थीटा आएगा वहां पे। जैसे इसमें मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आएगा, वहां पे क्या आएगा, मॉड बी मॉड ए साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो वो फिर माइनस आ जाएगा उसके साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ 6 पॉइंट। क्रॉस बी प्लस और माइनस पे स्प्लिट हो जाता है, तो ए क्रॉस बी प्लस सी अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये टर्म आएगी मेरे पास ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ ए क्रॉस बी माइनस सी है मेरे पास, तो ये टर्म मेरे पास आ जाएगी ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है जी, 7th पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म जो आती है ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर आती है। अच्छा, अब ये कैसे आती है, ये टर्म हमारे पास आएगी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लिया तो एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टर्म क्या आएगी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये टर्म क्या आएगी हमारे पास, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? अच्छी प्रॉपर्टी है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। कभी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता है तो क्रॉस से निकलता है। अगर मैं आपको बोलूंगा मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ यूनिट वेक्टर, पता चल गया ना ए क्रॉस बी क्या होता है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो यूनिट वेक्टर perpendicular to a vector and b vector is unit vector perpendicular to a vector and b vector is, तो a और b के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, वो कैसे निकालेंगे,
मान लो ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर आता था ए क्रॉस बी, वो आउट ऑफ द प्लेन आता था एक तो, ठीक है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर आता था, ऐसा था ना ये। तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्रॉस बी, और उसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो प्लस माइनस साथ में लगा देंगे। देखो जब हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं ना, तो वेक्टर आपका चाहे ऊपर की डायरेक्शन में जाए चाहे नीचे की डायरेक्शन में जाए, हमें फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर तो रहेगा ही। तो अगर आप ये भी बना दोगे इसके जस्ट ऑपोजिट वाला, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। उसको आप बी क्रॉस ए भी लिख सकते हो। इसलिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी में हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा एक चीज वही आपको एग्जाम में भी ये ध्यान रखना है कि मान लो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि इसके परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल है, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें दो वेक्टर पॉसिबल हो सकते हैं। एक वो वाला वेक्टर जो नॉर्मली आप वेक्टर निकालोगे, एक उसका नेगेटिव भी पॉसिबल हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर कभी सीबीएसई का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा, और जेई का भी क्वेश्चन आ रहा है अगर उसमें मल्टी करेक्ट है तो प्लस माइनस आपको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9th पॉइंट पे आते हैं। 9th पॉइंट गया हमारा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी हो गया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद डायगोनल, हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद डायगोनल्स d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर। अब हमें निकालना है एरिया जिसके डायगोनल है d1 एंड d2। मान लो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, इसका एक डायगोनल है हमारे पास d1 वेक्टर और दूसरा डायगोनल है d2 वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर मान लेते हैं हम d1 वेक्टर, और ये वाला वेक्टर मान लेते हैं d2 वेक्टर। मतलब CA वेक्टर इज d2 वेक्टर और BD वेक्टर इज d1 वेक्टर, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है हमें। अब एक तो तरीका क्या है कि जैसे मान लो आपके पास अगर साइड्स होती, मतलब पोजीशन होते हैं आपके पास, तो हम क्या करते हैं ना, जैसे हमारे पास अगर पॉइंट होते हैं, तो जैसे ये पॉइंट है, ये वाले, ये मान लो D वेक्टर है, ये C वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को निकालते और ये वाला वेक्टर निकाल लेते हैं। इन दोनों के क्रॉस से आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाता हाफ करने के बाद, ठीक है। फिर इस वेक्टर का क्रॉस इसके साथ लेके इन दोनों का आ जाता, समझ गए। पहले आप हाफ ऑफ C माइनस डी क्रॉस B माइनस डी कर देते, उससे इस ट्राइंगल का एरिया आ जाता। फिर इसका क्रॉस लेके इस ट्राइंगल का एरिया आ जाता, हाफ ऑफ B माइनस डी क्रॉस A माइनस डी, उन दोनों को ऐड कर देते क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाता। बट इसमें इसने डायगोनल दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो अब एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा अपने को। तो हम क्या करते हैं, जैसे डायरेक्शन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो अभी इसी डायरेक्शन में लेके चलते हैं। तो मान लो ये आपने x वेक्टर माना, तो ये वाला जो आपका वेक्टर हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा d1 माइनस एक्स वेक्टर, क्योंकि इसमें इसको ऐड करोगे तो ये भी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर को अगर मैं y वेक्टर मानता हूँ, ये वाला OA वेक्टर को मैं y वेक्टर मान रहा हूँ अगर, तो ये वाला मेरे पास क्या आ जाएगा, d2 माइनस वाई वेक्टर, समझ रहे हो ना। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका एरिया निकालना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, ODC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC, तो ये इसके बराबर आएगा हाफ ऑफ, अपर डायरेक्शन में देखना है आपको, ठीक है। तो अगर आप D1 से D2, अब जैसे इस ट्रायंगल को आप ऐसे सोचो कि ये वाला जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो तो d2 माइनस वाई है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कितनी है, d1 वेक्टर है। तो अगर ऊपर को जाना है तो d1 का क्रॉस d2 माइनस वाई से लेना पड़ेगा, तो इसमें लिखेंगे हम d1 क्रॉस d2 माइनस वाई वेक्टर, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया। ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB, ऊपर की डायरेक्शन में लेना है, ये ध्यान रखना है। तो ये आएगा हाफ ऑफ, अब ऊपर की डायरेक्शन में लेने के लिए आप क्या करो, इसको अगर इसका ऑपोजिट लोगे तो वो कितना आ जाएगा, y माइनस डी टू वैक्टर आ जाएगा। तो y माइनस डी टू वैक्टर क्रॉस, y माइनस डी टू बना लिया, उल्टा बना लिया, अभी OC बना लिया ना, क्रॉस d1 माइनस एक्स वैक्टर, ठीक है जी। ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA या OAB, ये इसके बराबर आएगा हाफ ऑफ d1 माइनस एक्स, d1 माइनस एक्स क्रॉस y, ठीक है, क्योंकि ये वाला वेक्टर y है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, जो लास्ट वाला बचा हुआ है ट्राइंगल OAD, जिसका आ जाएगा y क्रॉस x। अगर लोगे तो वो y क्रॉस x लोगे तो नीचे को जाएगा, तो इसलिए हमें लेना पड़ेगा हाफ ऑफ x क्रॉस y लेना पड़ेगा ना। ये वाला वेक्टर आपका क्या होगा, -x, तो y क्रॉस -x लेंगे। हाँ, ये वाला -x होगा, तो y क्रॉस -x लेना पड़ेगा, तो y क्रॉस -x, तो माइनस बाहर ले जाते हैं। अब क्या करो, इन चारों को ऐड करना है आपको, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ऐड करो भाई, हाफ कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब नेगेटिव इसके साथ भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, x क्रॉस y, क्योंकि नेगेटिव लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वाले में आ जाएगा D1 क्रॉस y माइनस x क्रॉस y। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, प्लस y क्रॉस D1 माइनस y क्रॉस x माइनस D2 क्रॉस D1, ठीक है, प्लस D2 क्रॉस x। ये थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में आएगा D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2, ठीक है, माइनस D1 क्रॉस y माइनस D1 क्रॉस y, ठीक है जी। सारी टर्म्स लिख दी। अब देखो कौन कौन सी कैंसिल हो रही है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गई, ये इसके साथ कैंसिल हो गई, y क्रॉस x, y क्रॉस D1 और D2, y क्रॉस x मेरा ये वाला टर्म है ना, 4 ट्रायंगल लिख दिए मैंने। D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस y वाली टर्म भी लिख दी है मैंने, वैल्यू 3 की लिखी है ना, नहीं लिख दी है चारों की, ठीक है। और देखो फिर और कोई टर्म बच रही है, x क्रॉस y, D1 क्रॉस D2। हाँ देखो, अब यहाँ पर क्या है, जो आपका x वेक्टर है और y वेक्टर है, ये कैंसिल आउट होना चाहिए था, हमारी कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही। देखते हैं आगे, लिखते हैं इसको एक बार। तो इसके बाद ये वाली टर्म बन रही है मेरे पास, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, ये वाली टर्म D1 क्रॉस D2, ये भी D1 क्रॉस D2 बन रही है ना, तो हमारे पास ये टर्म आ जा रही है 2 टाइम्स ऑफ D1 क्रॉस D2, तो 2 टाइम्स ऑफ D1, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ D1 क्रॉस D2, ठीक है, प्लस साथ में हमारे पास आ गया y माइनस D2 क्रॉस D1। एक टर्म ये बच रही है y माइनस D2 क्रॉस D1, और एक टर्म बच रही है x क्रॉस y, ठीक है जी। अब देखो आगे, तो y माइनस D2, थोड़ा सा यहाँ पे हौश पौश सा हो गया, एक बार 2 मिनट चेक करते हैं, क्योंकि इसका जो है ना, इसमें क्या होगा, एक्स वाई सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास फाइनली बचेगा D1 क्रॉस D2। तो मेरे को लग रहा है मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, तो काम करते हैं, इस वाले ट्रायंगल का एरिया देखते हैं सबसे पहले। इस ट्रायंगल का एरिया आ रहा है, ये मैंने y वेक्टर माना था, तो ये वाला वेक्टर मेरे पास आएगा D2 माइनस y। हाँ, यहाँ मैंने गलत लिखा हुआ है ना, ये वाला वेक्टर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है एक्चुअली में, इसलिए वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो, ये वाला वेक्टर आपका आया है D2, पूरा D2 है, तो ये हमने y लिया था, तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, ये हमारे पास आना चाहिए D2 माइनस y, ठीक है। तो D2 माइनस y प्लस y हमारा D2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या लिया था, इसको D1 को हटाते हैं यहाँ से, इस डायरेक्शन में मैंने x लिया हुआ है, तो ये मेरा x वेक्टर है, ये D1 माइनस x है। अब पहले वाले ट्राइंगल का एरिया जो है उसमें ना, ये जो ODC है ये मैंने गलत लिख दिया एक्चुअली, ये D1 क्रॉस D2 माइनस y नहीं आएगा ना, ये x है ना, वो मैंने वो D1 ले लिया था, इसीलिए गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x क्रॉस D2 माइनस y, समझ गए, माइनस x, हाँ अब सही है। तो ये जो पहली टर्म आएगी ये मेरी क्या आएगी, ये कहाँ से लिखा हुआ मैंने, यहाँ से लिखा हुआ है लास्ट, तो लास्ट वाली टर्म ये सही लिखनी पड़ेगी हमें, इसको हटा देते हैं अभी। अब यहाँ पे दोबारा से लिखो, यहाँ पर आएगा हमारे पास जो ये फर्स्ट टर्म है x क्रॉस D2, x क्रॉस D2 माइनस, और यहाँ आ जाएगा माइनस x क्रॉस y, ठीक है। अब देखो एक बार, अब बात बन रही है कि नहीं बन रही है, तो हमारे पास आ गया x क्रॉस y से कैंसिल हुआ, d क्रॉस y से कैंसिल हो गया, ये d क्रॉस y है, D1 क्रॉस y, ये y क्रॉस D1 है, तो एक दूसरे के नेगेटिव है।
ये देखो, ये वाली टर्म बनेगी प्लस एक्स क्रॉस वाई, ये माइनस एक्स क्रॉस वाई से कैंसिल हो गया। ये टर्म बनेगा एक्स क्रॉस डी टू विद नेगेटिव साइन, ये बन गया। ठीक है, समझ गए, वही छोटी सी मिस्टेक थी। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी हाफ ऑफ डी वन क्रॉस डी टू। तो यही इसका एरिया होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ डी वन क्रॉस डी टू। तो ये हमने प्रूव किया एक तरीके से ना। और अगर मैग्नीट्यूड लेना होगा इसके ऊपर मॉड ले लेंगे। एक बार मैं बस दोबारा से बताता हूँ क्या किया था हमने इसमें। एक डायगोनल हमारा d2 वेक्टर था, ठीक है, ये वाला जो डायगोनल है। तो एक डायगोनल हमारा d2 वेक्टर है और एक डायगोनल हमारा d1 वेक्टर है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि ये वेक्टर हमने OA वेक्टर को y वेक्टर माना, तो ये वाला वेक्टर कितना बन जाएगा, d2 माइनस वाई। ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअली में CA वेक्टर है वो हमारा d1 वेक्टर है, और जो हमारा DB वेक्टर है d2 वेक्टर है, और DB वेक्टर जो है वो हमारा d1 वेक्टर है। तो मैंने क्या किया, इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है इसको y माना, तो जो OC पोर्शन है वो d2 माइनस वाई हो गया। फिर OD को मैंने x माना, तो OB हमारा d1 माइनस एक्स हो गया। अब फिर ट्राइंगल लगा के चारों को ऐड कर दिया। ठीक है, वो जब चारों को ऐड किया तो वो हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो, कुछ डाउट है तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 10th प्रॉपर्टी। इफ पॉइंट्स A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है, देन A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इज इक्वल टू 0। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तीन पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, जैसे ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो कोलिनियर है या तो एक लाइन में होंगे, सॉरी कोलिनियर है ना, तो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो कोलिनियर है तो क्या होगा, एक ही लाइन में होंगे। तो अगर एक लाइन में होंगे तो कैसा बनेगा इसका डायग्राम, ऐसा आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, मैं एरिया बताने की कोशिश कर रहा था। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया कंटेन्ड बाय द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो वो एरिया का फॉर्मूला भी हमने तो निकाला था, हाफ ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, जिसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सिंपल है ये वाली बात भी। ठीक है जी, चलो जी, हो गया अभी ये, इसकी प्रॉपर्टीज भी हो गई। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो कल हमने क्वेश्चंस कर लिए थे 26, प्रॉब्लम 27 पे आते हैं। करो भाई, ट्राई करो। ये बात समझ आ गई होगी सबको, बड़ी इजी है। अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का विद वर्टिसेस एबीसी हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था, उससे हमने निकाल लिया इसको। तो अब है हमारे पास इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस D, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस D and A cross C is equal to B cross D. Show that A minus D is parallel to B minus C. करो एक बार ट्राई करो इसको, और फिर चैट बॉक्स में बताओ जिसका भी हो जाता है।
जिसका भी आंसर आया चैट बॉक्स में बताइए। ओके और बाकी लोग का नहीं हुआ? देखो मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। देखो a माइनस डी चाहिए हमें किसी तरीके से, ठीक है, और b माइनस सी चाहिए, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपके पास आ जाएगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, इस तरफ आ जाएगा c क्रॉस d माइनस b क्रॉस d। अब ध्यान से देखना एक बार सब लोग, तो ये टर्म बन जाएगी मेरे पास a क्रॉस b माइनस c, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा c माइनस b क्रॉस d, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। a क्रॉस b माइनस c इज इक्वल टू c माइनस b क्रॉस d, ये टर्म आ गई। अब ये पूरी टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो a क्रॉस b माइनस c, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो माइनस सी क्रॉस माइनस सी माइनस बी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बताए डी को अगर, अच्छा ऐसा करते हैं कि बी और सी को स्वैप कर देते हैं, नेगेटिव बी और सी में से निकाल लेते हैं कॉमन, तो आ जाएगा ए क्रॉस बी माइनस सी। अच्छा एक चीज और जो ध्यान रखनी है कि अगर आप जैसे ऐसा है ना, ए क्रॉस बी माइनस सी है और प्लस बी माइनस सी क्रॉस कुछ है से डी है, तो ये बी माइनस सी क्रॉस ऐसे कॉमन नहीं निकलेगा। क्रॉस जो होता है वो तभी कॉमन निकलता है जब वो या तो आइदर फ्रंट साइड में हो या बैक साइड में, क्योंकि क्रॉस में डायरेक्शन का गड़बड़ है ना, इसीलिए। तो अब इसमें हमने क्या किया, इसमें तो बी माइनस सी पीछे है, इसमें बी माइनस सी को पीछे लेके जाते हैं, तो पहले ऐसा करते हैं माइनस ऑफ प्लस कर देते हैं इसको, बी माइनस सी एक नेगेटिव कॉमन निकाल लिया। अब फिर इसको अगर मैं पीछे भेजूंगा तो क्या बनेगा, ये ए क्रॉस बी माइनस सी, डी को आगे लेके आओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये। अभी बन जाएगा ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर का अगर क्रॉस 0 है, इसका क्या मतलब है, वो दोनों पैरेलल होंगे। अगर नॉन जीरो, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ, यहाँ पे दे देना चाहिए था उसको ए बी सी आर नॉन जीरो, ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, नॉन जीरो नॉन इक्वल वेक्टर्स। तो उससे क्या होगा ना, ए माइनस बी ये सारी टर्म्स जो है ये जीरो नहीं होंगी, ठीक है, डी भी है साथ में। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी, ये प्रूव हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। प्रॉब्लम 27 हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 28 पे। इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, then prove that a vector is equal to lambda b plus mu c। ये बताओ भाई, तो lambda mu is real।
देखो जब हम बोलते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है, इसका क्या मतलब है कि ए बी सी ना एक ही प्लेन में आ रहे होंगे। इस स्टेटमेंट से ना ये पता चल जाता है ए बी सी एक ही प्लेन में आ रहे होंगे। कैसे? देखो ये आपका ए वेक्टर हो गया, तो ऐसा करते हैं पहले बी और सी बनाते हैं। तो मान लो ये हमारा बी वेक्टर हो गया और ये हमारा सी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब आप बी क्रॉस सी, दो वेक्टर तो हमेशा, अगर दो वेक्टर है हमारे पास फ्री वेक्टर है, वो तो हमेशा कोप्लेनर हो जाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। दो वेक्टर अगर फ्री वेक्टर है वो हमेशा कोप्लेनर हो जाएंगे। या तो पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे तो एक प्लेन उनसे पास कर सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। अगर इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे तब भी उन दोनों को, उन दोनों वेक्टर से अगर आप जैसे अपनी फिंगर्स बना लो, दो फिंगर्स बना लो, तो ये इंटरसेक्टिंग है अब आपकी, तो इनमें से एक प्लेन हमेशा पास हो जाएगा। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि बी और सी मेरे इस कॉपी के सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो बी क्रॉस सी जो होगा वो क्या आएगा, आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा ऐसे। तो ये आपका बी क्रॉस सी हो गया जो कि आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ठीक है। अब इसका ए का डॉट इसके साथ 0 है। अब ए भी आपका फ्री वेक्टर है, तो अब ऐसा सोचो ए का डॉट इसके साथ 0 अगर होगा तो इसका मतलब है ए जो होगा, ए इसको डी मान लो अगर फॉर द टाइमिंग, अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो, तो ए डॉट डी कब 0 होता है, जब ए और डी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है ए इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ए इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तभी तो ए का डॉट बी क्रॉस सी के साथ 0 है। क्योंकि ए फ्री वेक्टर है, तो अगर आप ए को नीचे की डायरेक्शन में लेकर आओगे तो ए यहीं पे आके बैठ जाएगा, इसी प्लेन पे आके बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो फ्री वेक्टर है। तो भाई अगर बी क्रॉस सी के साथ ए का डॉट 0 हो रहा है तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, और बी क्रॉस सी भी बी एंड सी के परपेंडिकुलर है, तो ए जो वेक्टर है वो बी और सी के प्लेन में आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट से मुझे ये पता चल जाएगा ए बी सी आर इन द सेम प्लेन, आर कोप्लेनर, ठीक है। तो कोप्लेनर में हम फिर क्या कंडीशन लगाते थे, अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो एक वेक्टर को दूसरे दो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा बी प्लस म्यू सी, कोप्लेनरिटी तो है। तो अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होते तो एक को दूसरे दो में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसमें हम ए को बी और सी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। आगे बात समझ में आ गई? देखो एक बार सब लोग, ऑल क्लियर है कि कुछ डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 29 पे। इफ ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, A B C are three non-zero vectors such that A cross B is equal to C and B cross C is equal to A, then find mod B and mod C by mod A। निकालो भाई इन दोनों को जल्दी से। If A B C are three non-zero vectors such that A cross B is equal to C and B cross C is equal to A, then find mod B and mod C by mod A। आंसर निकाल के चैट बॉक्स में लिखो। ट्वेंटी एट में ऐसा था बेटा कि इसने बोला ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने दो वेक्टर बना लिए बी और सी, तो बी क्रॉस सी क्या आएगा, बी और सी के परपेंडिकुलर आएगा। अब ए का डॉट उसके साथ 0 है, मतलब ए बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर का डॉट 0 होता है तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ए बी और सी के, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है कि ए, अब ए बी सी सारे फ्री वेक्टर हैं, ठीक है। तो ए अगर बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है तो इसको अगर आप नीचे, अब जैसे ये यहाँ पर हमने बना दिया है इसको, अब इसको अगर आप नीचे मूव करोगे तो ये जाके इसी प्लेन में तो बैठ जाएगा, क्योंकि फ्री वेक्टर है। इसी डायरेक्शन में मूव करो ना इसको, तो ये जाके इसी प्लेन में बैठ जाएगा। इसका मतलब ए बी सी तीनों क्या हो गए, कोप्लेनर। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है लीनियर डिपेंडेंस में, अगर दो आपके पास नॉन लीनियर वेक्टर है तो उसी के प्लेन में आपको कोई भी वेक्टर चाहिए तो आप कैसे लिखते हो, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी, तो वो लिख दिया हमने। क्वेश्चन लिखो भाई जल्दी से वाला और ट्राई करो।
इनमें से जो भी प्रेजेंट है यस लिखें। शैली, अनुष्का, अरविंद रावत, करण सिंह, रागिनी, मुकुल। विवेक, शैली, अनुष्का, अरविंद रावत, करण सिंह, रागिनी, मुकुल रावत। सर mod b equal to -1। मॉड बी इजिकल टू -1। -1 तो आ ही नहीं सकता बेटा, पॉजिटिव आएगा ना। सॉरी सर 1। 1 आएगा। -1 नहीं आएगा भाई, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। 1 आएगा पहले वाले पार्ट का आंसर, दोनों का ही 1 आएगा। देखो जब आप लिख रहे हो A क्रॉस B इज इक्वल टू C, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B। पहली चीज तो ये पता चल जाएगी आपको, बात समझ आ रही है? अगर C A क्रॉस B से C बन रहा है तो C A के भी परपेंडिकुलर होगा और C B के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ B क्रॉस C इज इक्वल टू A, इससे क्या पता चल जाएगा? इससे पता चल जाएगा A इज परपेंडिकुलर टू B, ठीक है, एंड A इज परपेंडिकुलर टू C। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट से क्या पता चल गया? ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि A B के परपेंडिकुलर है, C के भी और B C के भी है। तो इसका मतलब हो गया कि कुछ ऐसा होगा A B C आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। A क्रॉस B आपको C दे रहा है, तो A क्रॉस B आपको C देगा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, और B क्रॉस C आपको ये देगा। तो ये तीनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है ऐसे, ठीक है जी। पहली चीज तो ये पता चल गई। अब A क्रॉस B इक्वल टू C से हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहाँ से कंक्लूजन आ जाएगा मॉड A मॉड B साइन 90 इज इक्वल टू मॉड C, दोनों तरफ मॉड ले लिया। यहाँ से क्या कंक्लूजन है? क्योंकि A और B के बीच का एंगल 90 है, मॉड B मॉड C साइन 90 इज इक्वल टू मॉड A, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडीशन तो आ जाएगी मॉड A मॉड B इज इक्वल टू मॉड C। दूसरी कंडीशन आ जाएगी मॉड B मॉड C इज इक्वल टू मॉड A। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आ जाएगा मॉड A मॉड C मॉड B स्केयर, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटीज होगी ना, सारी कांस्टेंट ही तो है। मॉड A मॉड C कट जाएगा तो मॉड B का होल स्केयर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, मॉड B का होल स्केयर इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है मॉड B हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी की वैल्यू आएगी 1। तो एक कंडीशन तो ये आ गई, एक रिजल्ट ही आ गया मतलब। अब इसको इसी किसी में भी पुट कर दो तो वहां से आ जाएगा मॉड A इक्वल टू मॉड C। वहां से हमारे पास आ जाएगा, हमें निकालना था मॉड C, हमें निकालना था मॉड C बाय मॉड A, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा मॉड C डिवाइडेड बाय मॉड A इज इक्वल टू 1। समझ आ गया? चलो जी ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, प्रॉब्लम 29 हो गया, प्रॉब्लम 30। फाइंड द वेक्टर of magnitude 5 which is perpendicular to A vector which is 2i plus j minus 3k and B vector I minus 2j plus k। ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ जल्दी से। मैग्नीट्यूड 5 का वेक्टर निकालना है, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या करोगे? मान लेते हो C वेक्टर हम निकाल रहे हैं, तो पहले तो आप यूनिट वेक्टर निकालो। तो A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, ये क्या होगा? ये जो वेक्टर आएगा ये बनेगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B। जब भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो उन दोनों का क्रॉस ले लो,
ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर दे देगा। अब आपको मैग्नीट्यूड उसका 5 करना है, तो आपने क्या किया, पहले यूनिट वेक्टर बना लिया, अब इसको प्लस माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर होगा। ये आप कैलकुलेट कर लोगे मेरे ख्याल से। समझ आ गया सबको? ए क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा, उससे ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। उसको यूनिट वेक्टर बना लिया तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो भी परपेंडिकुलर होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा तो भी परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 31। इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। ये निकालो एक बार। If a cross b is equal to b cross a, then find angle between a and b. Zero degree. हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 0 degree. सर 0 डिग्री। 0 डिग्री आएगा इसका आंसर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये क्या बन जाएगा, देखो इसको लिख लेते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू, इसको माइनस a क्रॉस b लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो ये इसका मतलब a क्रॉस b 0 का मतलब a और b वेक्टर पैरेलल होंगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 0। 0 भी आ सकता है, 180 डिग्री भी आ सकता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया सबको ये? चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 32। ABCD are 4 points in the space and if AB cross CD plus BC cross AD plus CA cross BD is equal to lambda times of area of triangle ABC। ये जेई मेंस का ही प्रॉब्लम है, फाइंड लैम्डा। आंसर जो भी आएगा उसमें लिखो चैट बॉक्स में।
नहीं आया किसी का भी? देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। बीसी वेक्टर को क्या लिखोगे? सी माइनस बी। ए बी को क्या लिखोगे? बी माइनस ए। सी डी को क्या लिखोगे? डी माइनस ए। ऐसे लिखो, फिर बीच में क्रॉस लो इनका। ये बनेगा बी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस सी। नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्लस, इसके नीचे लिख देते हैं ताकि सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस ए। डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है इसमें मल्टीप्लाई करते समय। ए क्रॉस डी माइनस ए क्रॉस बी, जैसे मैट्रिक्स में नहीं रखते थे कि ए अगर आगे है बी अगर पीछे, तो वैसे ही रहेगा। माइनस सी क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस बी। ठीक है, देखो अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, ए क्रॉस बी लिखते हैं पहले, सबसे पहले तो ना, क्योंकि ट्राइंगल में ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए वाली टर्म आएगी। तो ए क्रॉस बी कितने हैं हमारे पास? अच्छा, एक तो ये बी क्रॉस ए है हमारे पास, ये बी क्रॉस ए है, ये भी बी क्रॉस ए है, एक बी क्रॉस ये हो गया, एक बी क्रॉस ये हो गया, दो बी क्रॉस ए हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। तो इसमें उल्टा आ रहा है, ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए आ रहा है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस बी आ रहा होगा। अब देखो सी क्रॉस बी कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ गया सी क्रॉस बी, कोई दिक्कत नहीं हो तो नेगेटिव चला जाएगा। ये सी क्रॉस बी, ये एक टर्म आ रही है सी क्रॉस बी की, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस बी। सी क्रॉस ए देखो, तो ए क्रॉस सी आ गया, एक ए क्रॉस सी ये बैठा हुआ है, एक एक ए क्रॉस सी ये बैठा होगा, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखो बी क्रॉस डी। अब देखो नेक्स्ट, बी क्रॉस डी इस बी क्रॉस डी के साथ कट गया, ए क्रॉस डी इस ए क्रॉस डी के साथ कट गया, सी क्रॉस डी, डी वाले सारे कट जाएंगे। ठीक है, हो गया खत्म। तो अब ये टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास? 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तो ये 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा। तो हमारा लैम्डा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? यहाँ तक कॉल क्लियर कर दो एक बार। एक और क्वेश्चन करो आप। इफ u वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, b वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b, magnitude of a is equal to 2, magnitude of b is equal to 2, then u cross v equals। या इसको ऐसा कर लेते हैं, इसमें ना ये टर्म आएगी, u क्रॉस v इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 16 माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। सो फाइंड k। अब कर लो, अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से करना है।
आपके की वैल्यू 2 आ रही है। चलो देख लेते हैं। वैभव का आ गया आंसर, देखो u क्रॉस v निकालना है आपको, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, क्योंकि u क्रॉस v है। अब ये टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b, a क्रॉस a 0, b क्रॉस b 0। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी अब, a क्रॉस b, ये भी प्लस a क्रॉस b बन जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। अब अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a क्रॉस b का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें मॉड a मॉड b पता है, a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर। कैसे, मॉड a मॉड b साइन थीटा, मॉड a मॉड b कॉस थीटा, तो मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर आ जाएगा ना, साइन की थीटा प्लस कॉस की थीटा 1 हो जाएगा। अब a क्रॉस b का होल स्क्वायर जो आएगा वो आपके पास वो किसके बराबर आ जाएगा, मॉड a इज 2, ये आ जाएगा 16 माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, और वो यहाँ पे टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 16 माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आगे होगा समझ, ऑल क्लियर कर दो सब लोग एक बार। किसी को भी डाउट है तो बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम शाम की एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। कल एक्चुअली 10th का रिजल्ट आ गया था, तो मेरे को उसमें थोड़ा मेरे को टाइम लग गया कंपाइल वगैरह करने में, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाया था। तो आज हम रख रहे हैं 2 o'clock से। ठीक है, मैं अभी उसमें कैलेंडर में डाल दूंगा, तो 2 to 3:30 आप अपना टाइम फ्री रखें, वी विल हैव एक्स्ट्रा क्लास, आगे पढ़ेंगे। सब लोग असाइनमेंट तो कर रहे हो ना, मैं पैकेज हो सकता है आज अपलोड कर दूं, इसी में टीम्स की फाइल्स में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आज टुडे ओनली, तो आज थर्सडे है, वो कल नहीं हो पाई थी क्लास, उसके लिए हम आज रखेंगे थर्सडे। ठीक है, तो आज हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एक टॉपिक अभी बचे हैं, 2-3 टॉपिक मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीक तक, कल तक कोशिश करें इसकी थ्योरी एटलीस्ट खत्म कर लें, ये मैं चाह रहा था। ठीक है, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीक के 3-4 दिन, अगर कल नहीं हो पाएगी तो मंडे ट्यूसडे में हो जाएगी, नेक्स्ट वीक के कुछ दिन हम इसका डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम 3D स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? आज का लेक्चर तो बड़ा इजी सही था, क्वेश्चन बड़े इजी थे, A क्रॉस B के ऊपर डिस्कशन था। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे, और जय हनुमान जी करके एग्जिट करो। शाम को सब लोग आ जाना भाई 2 बजे।